हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल सिलेबस की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम जो है कट ऑफ जो ओरिजिनल कट ऑफ है जो आपके 2019 के अंदर सेम वैकेंसीज के साथ जो रही थी वो हम डिस्कशन करने वाले हैं जोन वाइज। नॉर्थ जोन की आज कट ऑफ जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। कट ऑफ बहुत कम जाती है गाइज, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अब जो कट ऑफ है वो कम क्यों जाएगी वो मैं लास्ट के अंदर बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी स्टूडेंट है एफसीआई का अकाउंटेंट और एक एफसीआई जनरल भी आती है, उसके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए, उसको उसके लिए आपको कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। लेकिन जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है मेरा फोकस उन्हीं पे रहता है, लेकिन जो क्लासेज मैं करवाऊंगा वो क्लासेज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हम। पहली बात, फेज वन के अंदर जो आपका मेन सिलेबस रहता है वो क्या रहता है? इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल स्टडीज। आप लोगों को बता दूं कि ये जनरल स्टडीज जो है अभी आपकी लागू हुई है। तो जो स्टूडेंट जीके को पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा फायदा है। और जो आपकी कट ऑफ भी है उससे उससे भी उसकी वजह भी यही है कि कम हो जाएगी। क्योंकि आप जब इसको देखेंगे, मैथ रीजनिंग जिसको आती है वो पूरे में से पूरा ला सकता है, यानी 25 में से 25 ला सकता है। दूसरी चीज ये है कि कट ऑफ के अंदर देखिए आपको टाइम बहुत कम मिल रहा है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी आपको 25 क्वेश्चन बनाने 15 मिनट में। लेकिन जीके जो है, जीके आप 25 में क्या 15 मिनट में, क्या आप 7-8 मिनट में 25 क्वेश्चन बना लोगे। और इसमें है क्या? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है क्लास 8वीं तक, और करंट अफेयर 5 है। मैं गाइज अभी बोल रहा हूँ करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ के जाना, आपका काम हो जाएगा। और हम जो है जनरल स्टडीज़ के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी की सारी क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाता। चलिए आगे आगे हम बात करते हैं फेज टू की। फेज वन जो है क्लियर हो जाता है इजीली। तो फेज टू के अंदर देखिए आपको जो 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के सेम मिलेंगे 25 मार्क्स के, लेकिन आपको टाइम जो है वो 20 मिनट मिल रहा है। अब की बार थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर आप देखोगे फेज टू के अंदर कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी 25 मार्क्स के हैं, उसमें भी आपको 20 मिनट मिल रहा है। रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेगा, यानी 75 जो मार्क्स है वो सेम पैटर्न में जो पीछे आप लोग पढ़ के आ रहे हो। लेकिन इसमें से 25 ये भी है तो आपको 25 ये भी है, तो आपका 100 का जो पेपर है वो सेम है। लेकिन यहाँ पे 20 जो है जीके के बढ़ जाएंगे। अब जीके में आपको क्या चेंज करना है? चेंज कुछ नहीं करना, चेंज तो कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या था कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू 8th क्लास था, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन पूछ रहे थे, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन पूछ रहे थे। अभी क्या हो जाएगा कि जो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री है इसका 25 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 20 की जगह कितना हो गया? 25, 5 क्वेश्चन बढ़ गए। और आपको जनरल साइंस पूछेगा 10 क्वेश्चन, जो कि आपकी 10वीं क्लास की होगी, यानी आपको 2 क्लास की और एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। करंट अफेयर वही 5 क्वेश्चन, और इसमें एक कंप्यूटर और जुड़ जाएगा 5 क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हो 45 मार्क्स आपके आने हैं, और आपको 30 मिनट्स में ये सोल्व करना है। सारी चीज़ें बाइलिंगुअल रहेगी सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि अपनी ही लैंग्वेज में लिखी जाएगी, हिंदी में नहीं लिख सकते ना इसको। तो आपके पास ये है पैटर्न। अब मैं इंडिविजुअली बात करूं तो मैथ आपको 50 नंबर लेके आने मैथ में, यानी 25 तो आपके फेज वन में और 25 आपके फेज टू में। ध्यान रखना दोस्तों कि फेज टू के अंदर आपका सब्जेक्टिव पेपर भी होता है 60 × 2, यानी 120 मार्क्स का। और 120 ये 240 के अंदर से आपको मार्क्स लेके आने होते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है आपका सिलेबस। डीआई आता है, कोई एक आध डीआई आपसे पूछ लेता है। इनक्वालिटीज आ जाती है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, इसमें से आपको कथन पूछता है कि 1 और 2 फॉलो करता है या नहीं करता। नंबर सीरीज पूछता है, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी है, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है।
CI एंड SI से कंफर्म आता है। प्रॉब्लम ऑन एजेस इसमें से आता है तो आ जाता है। वर्क एंड टाइम्स इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आता है, ठीक है। और स्पीड एंड डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी से कोई ज़रूरी नहीं है। मैंसुरेशन से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोई ज़रूरी नहीं है। एवरेज जो है, एवरेज से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इन दोनों में से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, मिक्सर एलिगेशन, यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पाइप्स एंड सस्टेंस। अब जो लोग स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हिंदी में नहीं बताया, देखिए आपका जो टॉपिक्स है वो हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो कोई नहीं है। डाटा इंटरप्रेशन क्या होता है, वो टेबल दी होती है, DI आपको सबको पता है। इनइक्वालिटीज जिसमें आपको द्विघात समीकरण देता है, आपको डायरेक्टली फॉलो कौन सा करता है वो बताना है। नंबर सीरीज तो कन्फर्म ही है, नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीकेशन यही तो आपको मार्क्स दिलाते हैं। तो नंबर सीरीज में आपको सीरीज देगा तो आपको बताना कि नेक्स्ट में क्या आएगा, या फिर आपको गलत ढूंढना होता है। अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि आपको जोड़ गुणा भाग इसी से, बोर्ड मास में से जो क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड मास में से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। या फिर डाटा सुफिशियंसी हो गया। अर्थमेटिक मिसलेनियस अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम्स आपकी कुछ भी पूछ लेता है। LCM HCF इसमें ज़्यादा कोई रोल नहीं रहता, फिर भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आपकी जो आयु से रिलेटेड समस्याएं हैं वो उनसे ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। समय और कार्य का पूछ लेता है। गति और समय का पूछ लेता है, यानी स्पीड डिस्टेंस का। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन ना के बराबर है। मेंसुरेशन क्षेत्रफल वगैरह जो है आपको पूछ लेता है, बेलन वगैरह का इनसे। मेंसुरेशन 3D ज़्यादा पूछता है इसमें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें नहीं पूछेगा। एवरेज जो है आपका पूछ लेता है कभी कभी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये सारे इजी टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो। फिर रीजनिंग के अंदर आते हैं, 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे। पजल सीटिंग अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर आपको दो क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है तो 10 नंबर आपके आराम से आ जाते हैं। डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन यानी रक्त समानता, लोग आपको पूछ, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिकल्स और सिंबल सीरीज, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इजी टॉपिक्स है ये। और इजी टॉपिक्स में ये भी पजल्स वगैरह भी इजी आती है। लॉग आपका इजी रहता है, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग ये सारे इजी हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, पैसेज इन्फ्रेंस, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी एंड कंक्लूजन, ये सारे इजी हैं। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो ये सारे इजी हैं, आपको कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं है। एंड जिसमें आपको समस्या आएगी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है, क्योंकि पजल सॉल्व करने का एक तरीका होता है, बस वो तरीका आप फॉलो करते जाओ तो पजल बन जाती है। अगर आप सीधे रैंडमली अगर कोई चीज़ को बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा। जैसे ऑर्डर रैंकिंग का भी आपका जो दो तीन फॉर्मूले होते हैं, जैसे अगर आपको लेफ्ट राइट -1 करते हैं तो हमारे पास टोटल आता है, लेकिन इसमें से हमें लेफ्ट निकालना है तो फिर टोटल +1 हो जाएगा। टोटल +1 माइनस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये आपके दो चार फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेगा हर टॉपिक के लिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश एंड जीके, यानी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश यहाँ पे बहुत ही ईजी सी चीज़ है, तो इसमें आपको ज़्यादा, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप कोई भी बुक लीजिए, कोई भी बुक NCERT वगैरह की कोई भी आपके घर में बुक होगी, उसको पढ़ना शुरू कर लीजिए। जो ईजी लगती हो ना आपको वो, बस उसको आप 2-3 महीने पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको जो है रीडिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट ज़्यादातर रीडिंग के ऊपर बेस होता है, ठीक है। जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हो तभी आपको पूरा लगता है। जैसे मैं अगर बोलूँ राजेश ने पानी, अगर यहाँ पे मैं खाली स्थान छोड़ दूँ तो आपने कहा कि राजेश ने पानी पिया ही होगा, है ना। तो वैसे अगर आपकी हिंदी के अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो वैसी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए आपको जो है बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। फिलर्स आपको करने, फिलर्स जो आपके जो होते हैं वो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके लगभग हो जाते हैं। सेंटेंस एरर, इसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा कि आप 10वीं तक की ग्रामर पढ़ लीजिए। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको वोकेबलरी पूछता है तो ये आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप थोड़े बहुत 10-15 शब्द जो है, जो पुराने शब्द जो आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनकी मैं एक लिस्ट दे दूंगा, उनको आप थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये भी आपका जो है ग्रामर से संबंधित है। पैराग्राफ सेंटेंस, ये भी आपका ग्रामर से संबंधित है। फिलर्स आते हैं, ये पैराग्राफ ये रीडिंग से हो जाएगा। कंक्लूजन,
ये भी आपका रीडिंग से होगा। और सेंटेंस रीस्टेटमेंट ये भी आपका जो है हो जाएगा इसके अंदर से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको मैं इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, बस उसको पढ़ लेना। और सिनॉम्स की भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास जो पुराने जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनकी एक पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल कर दूं। तो पीडीएफ रहेगी, आप 10 बार रिवाइज कीजिए, है ना। 2-4 बार से कुछ नहीं होता, 10 बार रिवाइज कीजिए, आपको लगभग याद हो जाएंगे। तो वहाँ पे से अगर मान लीजिए कि इतने तो क्वेश्चन नहीं मिलते, 2-3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन अगर वोकैब से आते हैं तो उसमें से हमारा 2 भी लगता है तो बहुत है ना, इनफ है। अगर जीके की बात करूँ, जीके में आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आने, 5 क्वेश्चन आने जो कि फेज 2 में आएंगे। करंट अफेयर से 5+5 10 क्वेश्चन आएंगे, फेज 1 और फेज 2 के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस की अगर आप देखोगे तो 10 और आप ये मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, 10+5 कर लीजिए। ये फेज 2 में आएंगे और ये फेज 1 में आएंगे, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। इकोनॉमी, राजस्थान, हिस्ट्री, ये इनसे आपके जो है लगभग 15 प्लस आपके कितने हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपके 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, या फिर आपको जो है क्वेश्चंस की क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अगर आपको मैं मान लीजिए कि अगर मैं आपको करवा रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन प्लस हिस्ट्री के, तो आपको वो वीडियोस आपको एक भी नहीं छोड़नी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपको करके जाना है। अब बात रही कि कट ऑफ के लिए मैं अलग से जो है वीडियो बनाऊंगा। तो सिलेक्ट कितने में सिलेक्शन हुआ या फिर डीवी में कितने में जाता है, इसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, वो आपको देखनी है। जोन वाइज आपकी पता चल जाएगी। अगर मैं एक और बात बोलूँ कि अगर कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी, कट ऑफ कम जाने का दोस्तों यही एक मैटर है कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ डिस्कशन किया था कि पहले जो थे ये 3 ही टॉपिक आते थे, और ये 3 टॉपिक क्या, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो फिक्स रहता है। जैसे मैथ अगर एक बार आपको आती है तो आप फिक्स रहता है, रीजनिंग आती है फिक्स रहता है, इंग्लिश आती है फिक्स रहता है, उसमें कोई भी आपका चेंजेस नहीं होता। मेन मैटर ये आता है कि अगर आपके पास 25 की जीके दे दी, तो ऐसे रेयरली कोई स्टूडेंट होगा जो 17-18 के पास पहुंचे। बाकी 10-12 या 15 जिसको नहीं पता कि कैसे पढ़ना, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतने ही मार्क्स आ पाते हैं। तो आप ये मानिए कि अगर इस 75 से भी कोई भी स्टूडेंट अगर 40 से 45 नंबर स्कोर करता है, तो प्लस आपके 12 भी करूँ मैं तो 57 के आसपास जो है कट ऑफ रहती है, तो 60 के आसपास भी नहीं पहुँचते। तो यही चीज़ है। और फेज 2 के अंदर तो मेन रोल हो जाता है, क्योंकि 45 है। 45 में से अगर जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी की हुई है, अगर वो मान लीजिए कि 35 भी मार्क्स ले आता है, तो बहुत बड़ा एक रोल हो जाता है इसमें। क्योंकि अब बाकी के जो 75 है उसमें से आने वो उतने ही है, 45 के आसपास ही कुछ नंबर आने, तो 80 हो जाता है इसमें। अगर आप एक जीके में एफर्ट लगा सकते हो तो ये लगाओ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे मैं जो कट ऑफ है उसकी वीडियो लेके आऊँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक एक चीज़ निकाल के दिखी है, पूरी लिस्ट को छानबीन करके, फिर वो जो पुराने जो 2019 का जो है सेम पैटर्न मैंने वैकेंसीज मिलाई कि कौन से में कितनी वैकेंसीज है, तभी हमें कंफर्म पता चल पाएगा कि यहाँ से कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।